हाय हेलो वेलकम टू आवर चैनल हिस्टोपीडिया बाय श्रेया। आज हम अपने पुराने ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक है आज का सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया लेट 18th एंड मिड 20th सेंचुरी पार्ट 2। ये हूं मैं और ये है हमारी टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। आप इसे स्कैन कीजिएगा और यहाँ पे आपको सारे हमारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज द रामाकृष्णन मूवमेंट। इसके जो स्पिरिचुअल गुरु थे वो थे श्री रामकृष्णन परमहंस और उनका जो असली नाम था वो था गदोदर चट्टोपाध्याय। उन्होंने सिखाया हार्मनी ऑफ रिलीजन। हार्मनी ऑफ रिलीजन उनका मानना था कि सारे जितने भी रिलीजन है वो एक ही पाथ तक ले जाते हैं, वो है भगवान तक ले जाते हैं, ऊपर वाले तक ले जाते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो रामाकृष्णन मूवमेंट था उसकी जो फॉर्मेशन की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने, जिनका असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ये चीफ डिसाइपल थे, ये शिष्य थे रामाकृष्णन के, और इन्होंने ही इसे ग्लोबल मिशन की तरह रखा। ग्लोबल मिशन की तरह इन्होंने इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया। फाउंडेशन ईयर की बात करें तो इसकी फाउंडेशन ईयर है हमारे पास 1897 फर्स्ट में। हेडक्वार्टर्स इसके इंडिया में हेडक्वार्टर्स थे बेलूर मठ में, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल के पास। नदी है, नदी किनारे किसके, गंगा के। मोटो था इसका आत्मियो मोक्ष मोक्षार्थम जगत हित्य, यानी कि हम अपने लिबरेशन के लिए और सारे वर्ल्ड के लिबरेशन के लिए काम करेंगे। कोर फिलॉसफी थी इसकी वेदांत। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इसके फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये नियो वेदांत जो है उसको फॉलो करता था, जो कि शंकराचार्य का प्रिंसिपल था। इन्होंने जो वेदांत की फिलॉसफी है उसको रियल वर्ल्ड में लाया, इसको जंगलों से, मतलब जो ऋषि मुनियों से, इसने हमारे पूरे सोसाइटी में इसको उतारा। इनका मानना था कि जो ब्रह्म है वो इंसान के अंदर निवास करता है, अगर वो अंदर है तो हर इंसान जो है वो शिव का ही रूप है, और इससे जन्म होता है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि इन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। जो लोग थे, जो हमारे पुअर थे हमारे यहाँ पे, उनके लिए काम किया। इनका मानना था कि सबके अंदर शिव निवास करता है, तो अगर हम किसी इंसान की सेवा करेंगे तो इसका मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हार्मनी ऑफ रिलीजन, ये इनका मानना था कि सारे जो रिलीजन है वो हमें ऊपर वाले तक ही पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन को सारी दुनिया तक पहुंचाया, इसे एक सोशल मूवमेंट बनाया। पहले हम बात करते हैं द शिकागो एड्रेस। शिकागो एड्रेस 1893। जो नरेंद्र दत्त हैं, जो हमारे स्वामी विवेकानंद है, वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ने उन्होंने एक स्पीच दी थी, जो कि हुआ था 1893 में शिकागो यूएसए में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पे हुआ था, काफी बार आता है। 1893 में इन्होंने एड्रेस किया था वहां वर्ल्ड पार्लियामेंट को। जो इनकी लाइन थी, ओपनिंग लाइन, वो थी सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। और ये जो लाइन है, कहते हैं इस पे बहुत टाइम तक अप्लॉज चलते रहे जब उन्होंने ये लाइन बोली, तो इन इससे उनको इंस्टेंट ग्लोबल फेम मिली। सेकेंड आई हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनलिज्म। ये जो है ये एक सेंट है, पेट्रियोटिक सेंट थे, जिन्होंने देश के लिए काम किया और स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट थे। और इनका जो बर्थडे है जो जनवरी 12 को आता है, उसको नेशनल यूथ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस के लिए काम किया। इन्होंने क्वाइन किया टर्म दरिद्र नारायण, यानी कि भगवान जो है वो गरीबों में रहता है, इसलिए जब तक हम लोगों की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के लिए सेवा हम नहीं कर सकते। अगर हम इनके लिटरली वर्क्स की बात करें तो हमारे पास है प्रबुद्ध भारत। ये इंग्लिश जर्नल था, इंग्लिश में लिखा गया था, यानी अवेकंड इंडिया। दूसरा आगे अवेकनिंग, उद्बोधन, ये बंगाली में लिखा गया था। राजयोग, इसमें इन्होंने बताया था साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम द थियोसॉफिकल मूवमेंट की। इसके जो फाउंडर्स थे सबसे पहले वो थे हेलिना पी ब्लत्सकी और हेनरी एस ओकाल्ट। ये लोग अमेरिकन और रशियन थे। प्लेस की बात की जाए तो ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क सिटी में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब हम इंडियन सोसाइटी की सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी, यूएसए में। फिर इसे इंडिया ले आया गया और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बना अदियार मद्रास, यानी कि चेन्नई। इनका मोटो था कि देयर इज नो रिलीजन हायर देन द ट्रूथ, रिलीजन सबसे ऊपर है। और कोर फिलोसफी इसकी थी थियोसॉफी, यानी कि ये मानते थे कि सिंथेसिस होना चाहिए साइंस का, रिलीजन का, फिलोसफी का। और इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हेविली ड्रॉन थे, मतलब इनका हिंदी और बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा इनका प्रभाव था इन पे।
अगर हम इनके की बिलीव्स की बात करें, इनका मानना था यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, यानी कि सारी दुनिया एक है। कर्म पे यकीन करते थे, ये पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, री इनकारनेशन पे ये विश्वास करते थे। 3 ऑब्जेक्टिव थे सोसाइटी के। सबसे पहले था टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो सारी दुनिया है उसमें एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की हम लोग क्रिएशन कर सकें, जिसमें रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट, कलर, इन सब में से किसी भी चीज का फर्क ना पड़े। सेकेंड था टू एनकरेज स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फिलोसफी एंड साइंस, यानी कि जितने भी रिलीजन्स हैं हमारी दुनिया में, उनमें जो कंपैरेटिव चीज है, यानी कि जो सिमिलर चीजेस है, उन पे स्टडी करें। टू इन्वेस्टिगेट द अनएक्सप्लेन लॉज ऑफ नेचर, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नेचर में है, जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बात करते थे उनकी स्टडी पे। अगर हम बात करें कि एनी बेसेंट की एजुकेशनल और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनाया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, कहाँ पे? बनारस में बनाया गया था ये 1898 में। ये जो है ये बेस बनी हमारे बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 1916 में, जिसकी बेस रखी थी मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन सबसे पहले बनाई गई सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस वाराणसी में 1898 में बाय एनी बेसेंट। कल्चरल रिवाइवल, उस समय ये इंडियन फिलोसफी जैसे वेद, उपनिषद, गीता, इनकी बात कर रहे थे। इन्होंने इनको ट्रांसलेट किया। एक ऐसा टाइम जहाँ पे अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे और हमारा स्पिरिचुअल प्राइड, हमारा नेशनल प्राइड कम हो रहा था, वहां पे बाहर के आए हुए लोगों ने हमें बताया, हमें प्राउड करवाया हमारे अपने जो देश के विचारधारा, हमारी फिलोसफीज पे। अगर हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, इन्होंने आवाज उठाई, रिफॉर्म्स की बात की इन्होंने, जैसे चाइल्ड मैरिज, अपलिफ्टमेंट ऑफ द विडोज, एटसेट्रा। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। होम रूल मूवमेंट 1916 में। होम रूल मूवमेंट जो है वो दो लोगों ने शुरू की थी, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट। ये इन्होंने अलग अलग जगह पे इसकी फॉर्मेशन थी, ये एक ही पर अलग अलग जगह पे इसकी फॉर्मेशन की थी। सेल्फ रूल, स्वराज की बात की थी इन्होंने। सेकेंड है इंडियन नेशनल कांग्रेस, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये इलेक्ट हुई थी कलकत्ता सेशन में इन 1917। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दो न्यूज़पेपर की एडिट किया था, इनको एडिटर थी उनकी, एक न्यू इंडिया और एक कॉमन सी। अब चलते हैं हम वहाबी मूवमेंट पे। अगर हम इसके इंडिया में फाउंडर की बात करें तो हमारे पास है सईद अहमद बरेलवी। इंडिया में इसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी। आइडियोलॉजिकली जो आइडियोलॉजी थी जो फॉलो हो रही थी वहाबी मूवमेंट में, वो थी शाह वलीउल्लाह दहलवी। 18वीं सेंचुरी में ये थे और इन्होंने एडवोकेट किया प्योरिटी ऑफ इस्लाम और यूनिटी। इसके बाद अगर हम इनके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स थे इनके पटना, बिहार में। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वहाबी मूवमेंट की फॉर्मेशन किसने की थी, फाउंडर कौन थे इसके, या फिर इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे। ग्लोबल इंस्पिरेशन जो रही इसकी वो थी मोहम्मद इबन अबद अल वहाब, ये अरेबियन पेनिनसुला से थे। अब बात करते हैं कोर ऑब्जेक्टिव्स की। इनके मूवमेंट के दो कोर ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर हम रिलीजियस की बात करें, रिलीजियस और सोशल गोल्स क्या थे और पॉलिटिकल गोल्स क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजियस और सोशल गोल पे। पहला गोल था प्योरीफाई इस्लाम बाय रिटर्निंग टू कुरान एंड हदीस, यानी कि जो इसका कोर बिलीफ है, कोर बिलीफ सिस्टम है इस्लाम का, उस पर रिटर्न करना। सेकेंड हो गई स्टिक एडहेरेंस टू तवाइद, यानी कि मोनोथेइज्म, यानी कि जो एक ही हम लोगों का मानना है कि एक ही खुदा है, उसी पे जाना, कोई एक्स्ट्रा जैसे कंबल चढ़ाना वगैरह, इन पे भी ये यकीन नहीं करते थे। इनोवेशन को कंडेम किया, जैसे कि हम लोग टूम्स पे जाते थे, सेंट्स की या फिर श्राइन्स पे जाते थे, उसको भी ये नहीं मानते थे। सॉट टू ट्रांसफॉर्म ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम दर उल हर्ब टू दर उल इस्लाम, यानी कि इसे इस्लाम की एक धरती के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए। पॉलिटिकल गोल हो गया इसका टू वेज जिहाद अगेंस्ट नॉन मुस्लिम रूल, वॉर की जाए नॉन मुस्लिम रूल के खिलाफ। सेकेंड हो गई शरीयत लॉ को एस्टैब्लिश किया जाए, एक इस्लामिक स्टेट की फॉर्मेशन की जाए जो शरीयत लॉ के हिसाब से चलेगी। सबसे पहले ये अगेंस्ट थे सिख रूल इन पंजाब के, लेकिन फिर ये चेंज हो गए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। अगर हम इनके की इवेंट्स और सप्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 1826 में क्या हुआ। सैयद अहमद बरेलवी ने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो था, नॉर्थ वेस्टर्न इलाका जो था, वहां पे अपने ऑपरेशनल बेस की शुरुआत की। इसके बाद होती है बैटल ऑफ बालाकोट 1831 में।
इसमें सैयद अहमद बरेलवी और उनके जो लेफ्टिनेंट थे जो थे शाह इस्माइल दहलवी, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये मूवमेंट फिर भी कंटिन्यू रहती है। इसके बाद रहता है 1857 का रिवोल्ट। वहाबी नेटवर्क ने काफी हेल्प किया 1857 के रिवोल्ट में। फिर आता है 1863 से 1817 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन पे काफी सप्रेस किया, इनको दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कमजोर पड़ गई। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में इसको प्रिकसर माना जाता है, शुरुआती लड़ाई जब मानी जाती है, क्योंकि इसमें मिलिट्री रेजिस्टेंस का यूज हुआ था और एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन रखी गई थी। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी फैजी मूवमेंट। इसके जो फाउंडर थे इस मूवमेंट के, फैजी मूवमेंट के, वो थे हाजी शरीयतुल्लाह। इसकी फाउंडेशन जो रखी गई थी वो स्टार्ट हुई थी 1818 में, ईस्ट बंगाल के इलाके में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दो ऑब्जेक्टिव थे, एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन, एक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द पेजेंट्स। इसके रिलीजियस गोल ये था कि ये चाहते थे कि जो इस्लाम के लॉज हैं उन्हें लोग फॉलो करें, जो मुस्लिम्स हैं वो ओरिजिनल टीचिंग्स और लॉज को फॉलो करें इस्लाम के। ये अपोज करते थे उस टाइम की जो इस प्रैक्टिस हो रही थी सेंट वर्शिप की, वली की प्रैक्टिस जो थी, उसको इन्होंने अपोज किया। और सोशियो पॉलिटिकल गोल इसका ये था कि उस टाइम पे क्या था, जो अमीर लोग थे, जो जमींदार थे, वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और यूरोपियन थे जो इंडिगो प्लांटर्स थे, और जो आपके पेजेंट्स थे वो मुस्लिम थे। तो ये उनके खिलाफ, ये जमींदारों के खिलाफ और यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ ये विरोध किया गया। अगर हम इसके सक्सेसर की बात करें तो वो थे दिद्दू दुद्दू मियान। ये थे फाउंडर के बेटे। इसके बात करते हैं कि इनका रोल क्या रहा इसमें। इन्होंने इस मूवमेंट को और रेडिकल और एग्रेरियन बनाया, यानी कि इन्होंने जो पेजेंट्री है उसको ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट फोर्स लेबर, जो जबरदस्ती लेबर करवाया जाता था, और डिफेंड करने की बात की, जो टेनेंट्स के राइट होते हैं, जो पेजेंट्स के राइट होते हैं, उनको डिफेंड करने की बात की। इन्होंने एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की शुरुआत की। अगर हम इसकी डिक्लाइन की बात करें तो इनकी डेथ जो हुई वो 1862 में हो गई, और उसके बाद ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। ये एक अर्ली मूवमेंट्स में से एक थी जिन्होंने पेजेंट्स मोबिलाइज, जिन्होंने पेजेंट्स को एक नेशनल रिवोल्ट के साथ जोड़ा। अब बात करते हैं हम अहमदिया मूवमेंट की। अहमदिया मूवमेंट के जो हमारे फाउंडर थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। फाउंडेशन ईयर की बात करें तो वो थी 1889 में पंजाब में। कोर क्लेम क्या था इनका, मिर्जा गुलाम अहमद कहते थे कि वो मसीहा हैं, जो प्रॉमिस्ड मसीहा हैं वो आए हैं, और वो सबॉर्डिनेट प्रॉफिट है, यानी कि मुजाहिद हैं, जिन्हें इसीलिए भेजा गया है धरती पे ताकि वो इस्लाम को रिवाइव कर सकें। अब हम बात करते हैं इनकी फिलॉसफी, थियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन की। इन्होंने बिलीव किया जिहाद में, होली वॉर। इनका मानना था कि जो वॉर लड़ी जाएगी वो अंदर की लड़ी जाएगी, यानी कि स्पिरिचुअल स्ट्रगल होगी, वो स्पेशल ब्रिटिश के खिलाफ नहीं होगी, वो अपने अंदर लड़ी जाएगी। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पे ये विश्वास नहीं करते थे। पिलर्स ऑफ फेथ पे इन्होंने जो कोर टेनेंट्स है इस्लाम के, जो 5 है, उन पे यकीन, उनको फॉलो करने की बात की। इसके बाद अगर हम इनके सोशल फोकस की बात करें तो इन्होंने फोकस किया एजुकेशन पे, सोशल रिफॉर्म पे और नॉन वायलेंस पे। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स एस्टैब्लिश किए, हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किए, और मिशनरी वर्क करना भी शुरू किया ग्लोबली, पूरी दुनिया में। अब स्प्लिट की बात करते हैं 1914 में। जो अहमदिया है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, कादीनी और लाहौरी। एक ब्रांच का मानना था कि जो मिर्जा गुलाम अहमद है वो डायरेक्ट स्पिरिचुअल सक्सेसर है, यानी कि वो स्पिरिचुअल सक्सेसर है, और लाहौरी जो थे उनका मानना था कि ये बस एक रिफॉर्मर है, कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर हम इनके मिशनरी एक्टिविटीज की बात करें, मिशनरी एक्टिविटीज की, तो इन्होंने ग्लोबली इस्लाम को फैलाने में काफी अपना रोल निभाया। बहुत कुरान को बहुत सारी अलग लैंग्वेजेस में एस्टैब्लिश भी किया इन्होंने। अगर हम मॉडर्न स्टेटस की बात करें तो अभी भी जो अहमदिया हैं उन्हें नॉन मुस्लिम की तरह देखते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं वो उन्हें अभी भी परसिक्यूशन बहुत जगह फेस कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इनकी लीगैलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। अलीगढ़ मूवमेंट के जो हमारे फाउंडर हैं वो है सर सईद अहमद खान। फाउंडेशन पीरियड की बात करें तो मिड टू लेट 19th सेंचुरी, 1857 पे 7 के आसपास इसका पीक आया। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इनका मानना था कि हमें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है मुस्लिम कम्युनिटी को, उनको प्रोवाइड करके वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन की इन्होंने बात की।
while remaining faithful to Islam। जो कोर प्रिंसिपल है इस्लाम के, उनके साथ रहते हुए जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना। की टेनेंट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की। सर सईद अहमद खान ने बोला कि जो मॉडर्न साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज है वो कंपैटिबल है, अनुकूल है वो इस्लाम के, क्योंकि इस्लाम में भी रैशनल थिंकिंग की बात की गई है। उसके बाद अगर हम इनके रिलीजियस स्टांस की बात करें तो इन्होंने एडवोकेट किया अ लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, यानी कि एक उदार इंटरप्रिटेशन की बात की इन्होंने। इनका कहना था कि जो इस्लाम है वो भी लिबरल इंटरप्रिटेशन की बात करता है, और जो पुराने जो आपके सुपर सिटीजन्स है उसका अपोजिशन किया इसने। द इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना इन्होंने की थी अलीगढ़ में 1875 में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी 1920 में जाके। अगर हम इनके पॉलिटिकल स्टांस की बात करें तो इन्होंने बोला कि हमें कॉपरेट करने की जरूरत है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, हमें उनका साथ देने की जरूरत है, और ये अगेंस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्होंने मुस्लिम्स को भी बोला कि आप इनका साथ ना दें, क्योंकि इनका मानना था कि जब तक हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे हमारी कम्युनिटी का प्रोग्रेस नहीं हो सकता, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ के हमारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता। एक जर्नल की बात करें तो तहदुल अखलाक, ये जर्नल इन्होंने पब्लिश की थी। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पहले लीडर थे जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन की बात की और एक नई डायरेक्शन दी अपनी कम्युनिटी को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है देवबंद स्कूल। अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर और प्लेस की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1866 में देवबंद में, जो आज सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है और प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है। उस टाइम पे वो यूनाइटेड प्रोविंस था, आज उत्तर प्रदेश है। अगर हम इसके फाउंडर्स की बात करें तो इसके फाउंडर्स हैं मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड मौलाना राशिद अहमद गंगोही। ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य था जो ओरिजिनल टीचिंग्स है इस्लाम की उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाना। किससे? जो वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर आ रहा है इंडिया में, जो उस टाइम इन्फ्लुएंस कर रहा था इस्लाम को, उसको रोकना और ओरिजिनल टीचिंग्स की तरफ जाना। अगर हम लोग इनके मेथोडोलॉजी की बात करें तो फोकस्ड ऑन टीचिंग द ट्रेडिशनल करिकुलम, जो आपका पाठ्यक्रम है उसको बेस करना कुरान और हदीस पे। अगर हम रिलीजियस स्टांस की इनकी बात करें तो ये इनका रिलीजियस स्टांस था रिवाइवलिस्ट और ऑर्थोडॉक्स। ये पुनर्जीवित करना चाहते थे, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच चल रही थी उसी के साथ जाना चाहते थे, और ऑर्थोडॉक्स। उसके बाद एम टू प्योरीफाई इस्लाम फ्रॉम सूफी एक्सेसेस, इनका मानना था कि जो सूफी एक्सेसेस हैं, पॉपुलर कस्टम्स है या शिया इन्फ्लुएंस है, ये उनके साथ नहीं जाना चाहते, ये उनका विरोध कर रहे थे, और साथ ही ये विरोध कर रहे थे अलीगढ़ मूवमेंट का और उनके थॉट्स का। इसके बाद अगर हम इनके पॉलिटिकल स्टांस की बात करें तो ये नेशनलिज्म पे बिलीव करते थे। इनका मानना था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है बहुत जरूरी है कि वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर रहे, और इन्होंने सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जबकि जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उसका अपोजिशन कर रहे थे ये, और अलीगढ़ मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी अपोजिशन कर रही थी। फाइनेंशियल मॉडल की बात करें तो ये सिर्फ पब्लिक डोनेशंस पे चलते थे, लोगों से जो पैसा आता था ये उसी से चलते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट का या जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार्स हैं या प्रिंसेस हैं, उनका इन पे कोई भी इन्फ्लुएंस रहे। सिग्निफिकेंस की इसकी बात करें तो इन्होंने बहुत सारे मदरसों का नेटवर्क पूरे सब कॉन्टिनेंट में शुरू किया, और इनका काफी इन्फ्लुएंस रहा है स्पेशली हनीफा स्कूल पे। अब बात करते हैं हम पारसी मूवमेंट की नेक्स्ट। जो इसके पाइनियर्स थे वो थे दादा बाई नारोजी, ये सबसे ज्यादा मेन लीडर्स में से एक थे, और इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। दूसरे लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो थे एस एस बंगाली, के एन कामा, नारोजी फुरदोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ। जो फाउंडेशन ईयर था, प्लेस थी, वो थी 1851 मुंबई, और जो सभा बनाई गई थी वो थी रहनुमाई मजदाइसम सभा। ये एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन थी। अगर हम इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो कोर ऑब्जेक्टिव्स इसके थे कि जो सोशल कंडीशंस है पारसीज की उसको बेटर किया जाए, जो इनका रिलीजन है ज़ोरास्ट्रियन उसको वापस उसकी प्योरिटी पे ओरिजिनल वे पे लाया जाए जैसे वो था। मेथोडोलॉजी, क्या मेथड यूज किए इन्होंने इसको फैलाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फैलाने के लिए, वो थे इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज का इन्होंने यूज किया, और इसी में इन्होंने अपनी बुक्स और जर्नल इन सबको पब्लिश किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके की पब्लिकेशंस कौन कौन से थे। जो राष्ट्रगोप्तर थे, द ट्रूथ टेलर, ये लिखा था दादा भाई नारोजी ने ये शुरू किया था।
ये माउथ पीस की तरह इस मूवमेंट के जो भी मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जर्नल शुरू की गई थी। जो रिफॉर्म्स हुए उनका फोकस क्या था? वुमेन एजुकेशन, इन्होंने बोला वुमेन एजुकेशन पे काम किया, पारसी लड़कियों की सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन जो था, जैसे कि उनकी मैरिज की एज को बढ़ाना, वुमेन की पोजीशन को बेटर करना, रैशनलाइज रिचुअल करना, लेजिस्लेशन, इन्होंने एक लेजिस्लेशन भी पास की थी जो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1865 है, इन्हीं की मेहनत से पास हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। ये मूवमेंट जो है ये बहुत सक्सेसफुल रही और इसी की वजह से वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आई पारसी कम्युनिटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंह सभा मूवमेंट की। इसके फाउंडेशन ईयर और जगह की बात करें तो ये शुरू हुई थी 1873 में, सबसे पहले अमृतसर में पहली सिंह सभा बनी थी पंजाब में, दूसरी बनी थी 1879 में लाहौर में। ऑब्जेक्टिव, अगर हम इनके उद्देश्य की बात करें तो इनका जो उद्देश्य था वो था टू रिस्टोर सिखिज्म टू इट्स पास्ट प्योरिटी। ज्यादातर जो रिफॉर्म मूवमेंट थी वो यही चाहते थे कि जो ओरिजिनल उद्देश्य थे, जो करप्शन अब आ गई थी आपकी सोसाइटी में, उसे दूर होकर ओरिजिनल टीचिंग्स पे जाए, एंड टू प्रमोट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन अमंग सिख गर्ल्स। और सभी मूवमेंट ऑलमोस्ट चाहती थी कि कुछ को छोड़ के कि नई एजुकेशन, जो गुड आइडियाज है वेस्टर्न एजुकेशन को, उसको अपनाया जाए। अब हम बात करते हैं कि रिफॉर्म की जरूरत क्यों थी। इनका मानना था कि सिखिज्म जो था वो डिक्लाइन कर रहा था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में कन्वर्जेंस हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी वो क्रिश्चियनिटी और हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में शुरू हो रही थी, जिसकी वजह से सिखिज्म जो था वो डिक्लाइन कर रहा था। अब हम बात करेंगे इनकी की एक्टिविटीज के बारे में। इन्होंने रिजेक्ट किया सुपर सिटीजन्स को, एक्सपेंसिव रिचुअल्स को, कास्ट डिस्टिंक्शंस को, नहीं मानते कि कास्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने एम्फेसाइज किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे की एक्टिविटी और एजुकेशन के बारे में। इन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में 1892 में उसकी एस्टैब्लिशमेंट की और बहुत सारे स्कूल्स इन्होंने शुरू किए टू प्रमोट पंजाबी लैंग्वेज और सिख हिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड साइंस। अब हम बात करेंगे अगली है नेक्स्ट की पब्लिकेशंस। खालसा अखबार की शुरुआत की गई इनके द्वारा और कोडिफाइड सिख सरमनी के हिसाब से ही बोला गया कि सब कुछ होगा, जैसे आनंद करा जो इनकी मैरिज होती है सिखिज्म में, उसके हिसाब से। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या रही। इन्होंने बहुत सक्सेसफुली सिख आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया, जो थी उसको डिफ्रेंशिएट किया हिंदुइज्म और इस्लाम में इस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपको ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए वो जरूर एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।